आज का टॉपिक आपके कनाडा की पीआर के आइडिया को पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि बहुत से लोग पीआर ले तो लेते हैं लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन के रूल्स को या तो जानते नहीं हैं या फिर सीरियसली नहीं लेते। Hello everyone, this is Neha Preet Kaur welcoming you once again to the another podcast of Pine Immigration, where we simplify the complex world of immigration and bring real awareness to our listeners. तो आज का सेशन आपके बहुत सी क्रूशियल क्वेरीज को क्लैरिटी देगा, इसलिए आज की कॉन्वर्सेशन का ऑथेंटिक होना तो बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट who could be better than the CEO of Pine Immigration himself and an RCIC Dr. Ravi Garg. Welcome Ravi sir. Thank you for having me again, Neha. तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली में क्या है रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन फॉर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट अंडर द लॉ? देखिए नेहा, बहुत क्रेज़ है कनाडा की पीआर और सिटीजनशिप का दुनिया में। बिल्कुल सर। और ख़ास तौर पे हमें पता है पंजाब, गुजरात तो बहुत ही टॉप पे हैं और ऑल ओवर इंडिया ही लोगों को क्रेज़ है, और ऑफ कोर्स अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। जी। तो लोग पीआर ले लेते हैं बिल्कुल और फिर कनाडा में रहते ही नहीं हैं, जबकि कनाडा को हमने पिछले एपिसोड्स में बात की कि मीडियन एज जो है अबाउट 43-44 ईयर्स के करीब एज है, तो उन्हें यंग पॉपुलेशन की तो खास तौर पे ज़रूरत है। और वैसे भी बर्थ रेट कनाडा का नेगेटिव है, दे नीड पॉपुलेशन बिल्कुल टू लिव देयर। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कि लोग वहाँ रहते नहीं हैं, कनाडा ने एक लॉ बनाया जिसे बोलते हैं रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन, जिसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन पीआर है जी, तो उसे कुछ समय वहाँ रहना जरूरी है पीआर मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज उसकी पीआर कैंसल होगी। ओके। और 5 ईयर के लिए जो पीआर कार्ड दिया जाता है वो रिन्यूअल नहीं होगा, पीआर नहीं उनकी रिन्यूअल होगी और पीआर कैंसिल हो जाएगी। बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स इसके रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ है। ओके सर। जी। तो सर एग्जैक्टली कितना टाइम रहना पड़ता है? देखिए सेक्शन 28 जो है वो डिटेल देता है रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन की अंडर IRPA, इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट। ओके। और उसमें 730 दिन, मतलब कि 2 साल आउट ऑफ एनी 5 ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब मर्जी उसे एग्जामिन किया जाए, पीआर को चेक किया जाए, तो पिछले 5 साल में से वो 2 साल रहा होना चाहिए, रह चुका होना चाहिए। बशर्ते कि एक चीज है कि जिसके 5 साल अभी हुए ही नहीं, बिल्कुल, तो डेफिनेटली ही हैज टू प्रूव दैट ही विल बी एबल टू लिव फॉर 2 years आउट ऑफ द टोटल 5 year पीरियड। का मतलब 1 साल ऑलरेडी रह चुका है और बाकी 4 साल में से वो 1 साल रह लेगा, चाहे बाहर है लेकिन वो रह लेगा, वापिस आके कनाडा में रह लेगा। सो ये जो है 730 दिन आउट ऑफ द 5 year पीरियड, एनी 5 years, ये भी नहीं कि पहले 5 साल में से 2 साल। फॉर एग्जाम्पल के एक बहुत ये गलतफहमी लोगों को होती है कि पीआर हुए और 2 साल रह लिए जी, तो अगले 3 साल तो खैर वो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट करते ही हैं, बिल्कुल। और उससे नेक्स्ट जो 5 ईयर है उनको ऐसा लगता है कि लास्ट में मतलब 3 साल और ना रहें, मतलब कि टोटल 6 ईयर ना रहें, वो कॉन्टिन्यूसली में हो गया या तो 3 साल सेकंड जो 5 ईयर पीरियड है उसमें से भी 3 साल ना रहे तो लास्ट वाले 2 साल रह लेंगे, तो दे विल बी एबल टू मीट रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं है, ओके, क्योंकि जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो वो पहले ही शुरू में 2 साल रह चुके हैं, दे डेफिनेटली मीट द रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन रूल। ओके। बट 6 साल के बाद, मतलब टोटल 6 ईयर्स के बाद करें और 6th ईयर के एंड में अगर उस पीआर को एग्जामिन करें, का मतलब कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर उसको चेक करे तो 6 साल के बाद अगर वो पिछले 5 साल में देखेगा तो वो 1 साल रहा होगा, 4 साल नहीं रहा होगा। ओके ओके। सो दैट मीन्स कि वो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन नहीं मीट करेगा। सो ये इसमें नॉट ओनली के ही हैज टू लिव, द पर्सन पीआर हैज टू लिव इन कनाडा फॉर 2 years आउट ऑफ the 5 year period, जी, but any 5 year period means at any point of time,
ओके। हर समय एट एनी पॉइंट अगर वो चेक करे तो ही शुड हैव लिव्ड और ही शुड बी एबल टू लिव इन फ्यूचर फॉर 2 years आउट ऑफ द 5 year पीरियड। ओके। तो सर आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा नया नया पीआर हुआ है, ठीक है, तो सर उसके लिए तो अभी वो नया नया एक नई कंट्री मूव किया है सर, उसके तो काफी कह लीजिए कि रूट्स उसकी होम कंट्री में है सर। एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको वापस आना पड़ता है और वो उन चीजों की वजह से वो 2 साल नहीं मीट कर पाता, उस रूल्स को नहीं मीट कर पाता, बिल्कुल। तो सर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? देखिए, रूल होने का मतलब यह है कि जो नहीं होगा उसे डायर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा का मतलब पीआर कैंसिल होगी। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि पीआर रिन्यूअल तभी होगी ओके जब उसका ये रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट करेगा। और अगर जैसे ही ये पॉइंट अराइज होता है कि ही विल नॉट बी एबल टू मीट द रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है कि 5 साल में से 1 साल एक साल कनाडा में रहता है और 3.5 साल बाहर कनाडा में रह लेता है, तो सिर्फ 6 महीने बचे। बिल्कुल। और देन पीआर कार्ड इज वैलिड एंड nobody can stop him from traveling to कनाडा का मतलब एयरलाइंस जो है उसे जाने देंगी क्योंकि पीआर कार्ड उसका वैलिड है। लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री पे हर पीआर सिटीजन्स की नहीं होती इंटरव्यू। ओके। लेकिन जो पीआरस हैं उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पोर्ट ऑफ एंट्री पर जो होता है, एक सीबीएसई के जो काउंटर्स हैं और एक इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं, तो all PRs have to go to CBSA for the purpose के कुछ ऐसा कस्टम वाली कोई चीज तो नहीं लेके जा रहे मेनली, या कुछ क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसी सब एक्टिविटीज को देखने के लिए। और उसके बाद सेकंड जो उनकी इंटरव्यू होती है वो होती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ, एंड दे मेनली चेक कि ये जो है ये पर्सन जिसे जो अब एंटर करने के लिए अभी हम इसको अलाउ करेंगे, जाना चाहता है अंदर कनाडा में, कि समझ लो कि मेन गेट से पहले ही उन्हें इंटरव्यू देनी होती है और उस मेन गेट में अलाउ कर दिया जाता है। तो उसमें वो देखते हैं कि क्या ये रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट करता है। दैट इज द मेन थिंग टू कंसिडर फॉर द इमिग्रेशन ऑफिसर। और अगर रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट कर चुका है या कर लेगा 5 year पीरियड में से, तो दे अलाउ हिम और हर टू गो इनटू इनसाइड कनाडा। अदरवाइज दे स्टॉप एंड कैंसल द पर्सन पीआर का मतलब आप देखिए कि जो आपने कहा कि क्या होता है, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर उसी वक्त एक लेटर दे सकता है कि आप रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट नहीं करते, सेक्शन 28 ऑफ इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट की, कानून की, इमिग्रेशन लॉ की, तो आपकी पीआर को कैंसिल किया जाता है। ओके। तो सर अगर कोई पर्सन 730 डेज लाइक कनाडा में रह चुका है लेकिन अब वो अपनी होम कंट्री में, तो क्या वो अपनी होम कंट्री से ही लाइक पीआर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए, वन ऑफ द जो रूल है कि कैनेडियन पीआर जो पीआर कार्ड है जी, वो कनाडा के अंदर से ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा से बाहर रहकर कैनेडियन पीआर कार्ड के रिन्यूअल के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। ही हैज टू बी इन कनाडा। ओके। पर सर लॉ में कोई तो तरीका होगा कि अगर वो बंदा फंस ही गया, नहीं आ पा रहा, तो नहीं जा पा रहा कनाडा, तो फिर क्या सर? बिल्कुल, देखिए एक तरीका है कि जैसे मैंने पहले बताया था पीआर कार्ड चाहिए उसे जी, और अगर उसने रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट नहीं की और पीआर कार्ड अभी वैलिड है और कर भी नहीं पाएगा, मतलब रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट नहीं करेगा, तो मैंने पहले बताया कि वो जब पोर्ट ऑफ एंट्री पे उसकी पीआर कैंसिल की जा सकती है। हालांकि कई बार लीनियंट इमिग्रेशन ऑफिसर्स कोई हैं जो लीनियंट होते हैं, कई बार वो दे अलाउ द पर्सन टू गो इनसाइड। बट अगर पीआर कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया तो उसके बिना तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक तरीका पीआरटीडी का मतलब परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक होता है, ओके, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक
प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका, और उस एप्लीकेशन से कैनेडियन एम्बेसी इन द पर्सन होम कंट्री, वहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशंस प्रोसेस के थ्रू ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एंड ऑफ कोर्स ये प्रूव करके कि उसने रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन अगेन के मीट कर दी है या कर देगा, वही जो है रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच नहीं किया। ओके। और 730 दिन जो है रह चुका है, या एक्चुअली जो है 730 दिन की फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए कनाडा में, लेकिन बहुत गहराई की, जैसे मैंने कहा था, बातें हैं कि देयर आर सिचुएशंस, देयर आर कंडीशंस के जैसे कि किसी का स्पाउस कैनेडियन सिटीजन है जी। तो वो अगर अब्रॉड आउटसाइड कनाडा रह रही है या रह रहा है स्पाउस, तो उसका स्पाउस जो पीआर है वो अगर अपने कैनेडियन सिटीजन स्पाउस के साथ रहता है तो उसका समय जो है वो एक एक्सेप्शन है कि वो कनाडा में ही स्पेंड किया हुआ माना जाता है। ओके। इसी तरह से अगर कोई पर्सन कैनेडियन किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है जो कि उसे आउटसाइड कनाडा एम्प्लॉय कर देती है, भेज देती है, और जो उसकी सैलरी है वो कैनेडियन कंपनी पे करती है, तो दिस इज अनदर कंडीशन जिसमें कि उसका टाइम आउटसाइड कनाडा स्पेंड किया हुआ भी कनाडा में स्पेंड किया माना जाता है, और वो 730 डेज में काउंट किया जाता है। तो देयर आर अदर कंडीशंस एज वेल, सो ये डिटेल्ड कंडीशंस हैं, लेकिन जो अगर यहाँ पर है तो फिजिकली अगर उसे रहना जरूरी है कनाडा में और पीआर कार्ड उसका एक्सपायर हो गया तो पीआरटीडी ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई करके और उसे वही जो ये सब कंडीशंस हैं कि रह चुका है 730 डेज या अदर कंडीशंस जो हैं स्पाउस की या कैनेडियन कंपनी की उसको मीट करता है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाकर उस फाइल को सबमिट जब करते हैं तो अगर वो जेन्युइन है और कनाडा एम्बेसी जो है इन दैट केस पीआरटीडी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करती है जो कि एक बार जाने के लिए सिर्फ जो है वैलिड होता है, विद दैट जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट द परमानेंट रेजिडेंट द पर्सन कैन ट्रैवल टू कनाडा, जा सकते हैं और वहाँ जाकर फिर वो जो है पीआर रेन्यूअल के लिए, पीआर कार्ड रेन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक जैसे मेरे दिमाग में सिचुएशन आई कि पीआर कार्ड गुम हो गया जी, तो अगेन के रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीट करते हैं या कर लेंगे, और पीआर कार्ड जो है गुम हो गया तो उसे दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो अगेन के द पर्सन हैज टू बी इन कनाडा, तो उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके वो कनाडा जाएंगे और पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। वेल सर, आपने तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया सारी कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल। सो मेरे को नहीं लगता कि हम आज इसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू कैरी दिस टॉपिक, हम इसे अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। देखिए नेहा, जैसे आपने कहा कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं किया, लेकिन हम जो अक्सर ये बात करते हैं कि इमिग्रेशन लॉ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यस सर। एंड वेबसाइट्स पे आमतौर पे फॉर्म्स दिए होते हैं, कई कुछ होता है कि अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स, पीआर सिटीजन, ये मतलब ये एप्लीकेंट्स जो हैं वेबसाइट पर देख देख के अपने आप कर लेते हैं और उसमें से 10 में से 5 कामयाब भी हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो है वो किसी या तो उनका रिफ्यूज हो जाता है या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं, और फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही केस किया होता है तो अलग अलग इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को फ़ोन कर करके वो पूछते हैं कि आप कैसे करें, आप कैसे करें। और एक ये बड़ी एक मेरे सामने ये एक सिचुएशन बहुत बार डायलेमा और प्रॉब्लम वाली होती है कि हमारे कई अच्छे नोन खास पर्सन्स अपने आप अप्लाई कर देते हैं, फिर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं तो फोन करते हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो भाई वो अगर किसी होटल वाले से पूछोगे कि जी ये सब्जी कैसे बनाएं और ये परोठे कैसे बनाएं तो थोड़ी बताएगा। उसके पास आप जाके जो मर्जी खरीद लो, बिल्कुल, और चाहे
डिस्काउंट 10 रुपए की चीज आप 7 रुपए में ले लो, डिस्काउंट ले लो, लेकिन अब आप उसके पास जाके पूछोगे कि मुझे सब्जी बनाना सिखाओ तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब अराइज हो जाती हैं तो वो ऐसे कैसे करें, ऐसे कैसे करें, बिल्कुल तो सर। वो एक बड़ी है कि पर्सन इज नोन, अब इसको क्या बताएं क्या ना बताएं, एंड वो कैसे उसको ये कॉम्प्लेक्स जो है एक किस्म से वकालत वाला और ये इमिग्रेशन लॉ के बारे में डिटेल बिल्कुल में सर। कैसे समझाएं। सो वो जो है ये जो सिचुएशन के लिए जो आपने कहा कॉम्प्लेक्स है, इट इज जेन्युइनली हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं जी उसमें जितनी भी लॉ की बातें की हैं वो सब कॉम्प्लेक्स ही होते हैं बिल्कुल सर, और उसमें से निकलने के रास्ते होते हैं। बिल्कुल और जेन्युइनली अगर वो अभी क्रिमिनलिटी का लास्ट टाइम जी, जी, एपिसोड जी, किया जी। हमने, उसमें भी हमने बात की थी कि क्रिमिनलिटी के इतने कॉम्प्लेक्स मैटर में से भी निकलने के रास्ते होते हैं। बिल्कुल सर। तो वो सब जो है इसके लिए नेचुरली के जो है CICC मेंबर जो RCIC रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन जी। कंसल्टेंट्स, तो कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स के मेंबर जो कनाडा गवर्नमेंट कनाडा एम्बेसी से ऑथोराइज्ड होते हैं, तो हमें इमिग्रेशन लॉ किया है जिसमें बिल्कुल। ये IRP इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट की जिसमें सेक्शन 28 की बात हो रही है, या इमिग्रेशन रेगुलेशंस की बात होती है, या सिटीजनशिप एक्ट की होती है। अगेन उनके सेक्शंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैंने लॉ सर है। और ये तभी बोला था मैंने कि बिल्कुल। अगर मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ कि आपने जैसे मेंशन किया था कि ऐसी और भी कंडीशंस हैं, बिल्कुल। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस के लिए आई थिंक हमें एक और एपिसोड ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम Definitely. इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिटेल्ड में Sure. थोड़ा बता सकें। Definitely. बट थैंक यू सो मच रवि सर, आज का हमारा जो सेशन था आई थिंक वो बहुत से लोगों को हेल्प करेगा एंड नेक्स्ट भी करेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। मोस्ट वेलकम। एंड टू आवर ऑडियंस, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, बट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को और डिटेल से बात करेंगे। तब तक बने रहें पाइन इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।